दोपहर के समय कैफेटेरिया में उनमें से कुछ लोग इकट्ठे हुए और इस बारे में बात कर रहे थे कि उस सुबह गणित की कक्षा में क्या हुआ था। जियान ने, तुमने सारा ज्ञान तीसरे वर्ष में कैसे सीख लिया? तुम बहुत बेशर्म हो। जिया क्विंगहुआन ने कोक के 2 कौर लेते हुए जियान ऐसे कहा। जियान ने उसे मनोरंजन के साथ देखा। आप भी इसे सीख सकते हैं। जिया किंगहुआन, मैं नहीं चाहता। केवल आप ही हैं जो दिखावा करना पसंद करते हैं। गुआन ताओ ने चुपके से जियान यी को बहुत दूर से देखा और धीमी आवाज में कहा, वह जियान यी बहुत स्मार्ट है। मैं आज सवाल हल नहीं कर सका। मैं भी इसे हल नहीं कर सका। जिया क्विंगहुआन ने अपने होंठ भींचे। फिर उसने जियान की ओर देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जियान ने, आपकी नई टेबलमेट कैसी है? वह एक अच्छे परिवार से लगती है और काफ़ी अच्छी है। जियान ने खाना बंद कर दिया और अपना सिर हिलाया। मेरा उससे ज़्यादा संपर्क नहीं था, गुआन ताओ ने कहा। ऐसा लगता है कि ली युनमेई के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ली युनमेई की तुलना में उसके साथ घुलना मिलना आसान है। ली युनमेई के उल्लेख पर जिया क्विंगहुआन ने उस सुबह फाउंटेन पेन घटना के बारे में सोचा। उसने जियान को डर के साथ देखा और कहा, अगर आपने आज फाउंटेन पेन को गलत तरीके से मारा, तो हम शायद अब आपको नहीं देख पाएंगे। गुआन ताओ ने सिर हिलाया। इससे मैं डर गया। तुम बहुत साहसी हो, जियो ए। जियान ने उसके मेंटोर को कुतर दिया और उन्हें एक आरामदायक नज़र दी। मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ। दूसरी ओर यान तियान शातिर तरीके से अपनी चॉपस्टिक को चावल के कटोरे में घोंप रहा था, लेकिन उसकी नज़र दूर जियान पर टिकी थी। अरे अरे, यान तियान। लिन यी ने अपनी चॉपस्टिक से उसकी प्लेट पर दस्तक दी और भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम्हारा इस चावल के कटोरे से कोई झगड़ा है? तुम किस बात पर छुरा घोंप रहे हो? वह सिर्फ इस बात से नाराज है कि जियान ने उसकी प्रेमिका को चुरा लिया और अपना गुस्सा निकालने के लिए चावल का उपयोग कर रहा है। गाओ यांग ने फलों के रस का एक घूंट लिया और उदासीनता से कहा। लिन यी मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकीं। उबाओ, आप लड़कियों से भी ईर्ष्या करते हैं। क्विंगहुआन के लिए उस लड़की से मिलना आसान नहीं है जिसे वह एक दोस्त के रूप में पसंद करती है। आपको उसके लिए खुश होना चाहिए। मैं खुश नहीं हूँ। मुझे क्यों होना चाहिए? यान तियान ने अपना सुंदर चेहरा खींचा और घूरकर कहा, वह अब हमारे साथ खाना भी नहीं खा रही है। लिन यी और गाओ यांग यान तियान की क्रोधित अभिव्यक्ति पर मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। बचकाना। उस समय ली युनमेई जियान यी को एक छोटे समूह में खींच रही थी ताकि वह उसका परिचय करा सके। वह जियान यी है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो मेरे साथ बड़ी हुई है। ली युनमेई ने उसे उन लड़कियों से मिलवाया जो आमतौर पर उसके आसपास रहती थीं। उन लड़कियों ने उसका चेहरा देखा और जियान यी को देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। यी, तुम बहुत सुंदर हो। आपकी त्वचा भी अच्छी है। आप किस ब्रांड के त्वचा देखभाल उत्पादों का उपयोग करते हैं? ये कस्टम मेड है ना? यह आप पर सूट करता है। जियान यी मुस्कुराई और एक महिला की तरह उनसे बात की। ली युनमेई ने कहा, क्या आप जानते हैं कि यी के पिता कौन हैं? लड़कियां दंग रह गईं और उन्होंने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि उन्हें नहीं पता था। ली युनमेई ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी जियान समूह के बारे में जानते हैं, है ना? जियो मेई, क्या आप जियान समूह के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे शहर के रियल एस्टेट उद्योग का नेता है? एक लड़की ने आश्चर्य से पूछा। ली युनमेई ने उसे जानने वाली नज़र से देखा। यह सही है। जियान समूह जो बइयुन शहर के रियल एस्टेट उद्योग में अग्रणी है। अध्यक्ष जियान चांगशेंग यी के पिता हैं।
अंकल जियान और मेरे पिता बचपन के दोस्त हैं। यही कारण है कि यही और मेरे बीच इतना अच्छा रिश्ता है। ये भाग्य है। कुछ लोगों का उपनाम जियान एक ही है, लेकिन वे उस भूले हुए स्थान साउथ सिटी में पैदा हुए थे। ली युनमेई ने स्वाभाविक रूप से जियान यी का हाथ पकड़ लिया और कहा, हमारे विपरीत यी, जो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी, वह पूरे जियान परिवार में एक राजकुमारी है, क्योंकि वह जो चाहती थी वह पा सकती थी। ये सुनकर वे लड़कियां ईर्ष्यालु भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सकीं। हालांकि सभी की पारिवारिक पृष्ठभूमि खराब नहीं थी। वे स्वाभाविक रूप से जियान परिवार से कमतर थे, जो रियल एस्टेट उद्योग के नेता थे। यहाँ तक कि ली युनमेई की पारिवारिक पृष्ठभूमि की तुलना जियान यी से नहीं की जा सकती। इसके अलावा जियान यी का जन्म सुंदर था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका स्वभाव अच्छा था। वह अपने साथियों के बीच बहुत उत्कृष्ट थी और जहाँ भी जाती थी, ध्यान का केंद्र बन जाती थी। उसकी श्रेष्ठ पारिवारिक पृष्ठभूमि उसके प्रभामंडल के नीचे सोने पर सुहागा थी। जियान यी मुस्कुराए और शर्माते हुए बोले, यह उतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है जितना आप कहते हैं। मुझसे सच्चाई बयां की जा रही है। ली युनमेई को पता था कि जियान यी विनम्र था और उसने जारी रखा, ये बैयून शहर का सबसे अच्छा महान स्कूल है, लेकिन चारों ओर देखो, क्या आपके अलावा कोई और है जो कस्टम मेड कपड़े पहनता है? ये सब इसलिए है क्योंकि अंकल जियान आप पर बहुत अधिक प्यार करते हैं। जब आपने कहा कि आप यात्रा करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो अंकल जियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। अगर मैं होता, तो मेरे पिता मुझे विदेश नहीं जाने देते, भले ही आसमान टूट जाए। लड़कियां बोलीं, हे भगवान, यी, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। हालांकि हमारे परिवार काफी संपन्न हैं, लेकिन हमारे माता पिता हमारे साथ बहुत सख्त हैं। हम जो चाहें वह कैसे कर सकते हैं? आपके पास इतनी आज़ादी है। वे लड़कियां या तो जियान यी की प्रशंसा करती थीं या उनका सम्मान करती थीं। जियान यी अपने दिल में थोड़ा गर्व महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने शर्मिंदगी से अपना हाथ लहराया और कहा, नहीं, मेरे माता पिता कभी कभी बहुत सख्त होते हैं। जैसे ही वे कैफेटेरिया से बाहर निकल रहे थे, वे जियान ए की मेज के पास से गुजरे। ली युनमेई अपनी जगह पर रुक गईं और जियान ए को बगल में देखा। फिर उसने एक तिरस्कार भरी हंसी निकाली। जियान यी अपने सहपाठियों का अभिवादन करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, ली युनमेई ने उसे दूर खींच लिया। जिया क्विंगहुआन मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। उसके चरित्र को देखो, जियो ए। बेहतर होगा कि आप भविष्य में उसके खिलाफ न जाएं, गुआन ताओ ने चिंतित होकर कहा। ली युनमेई सबसे प्रतिशोधी है, आप ये जानते हैं। जियान ए ने ऊपर देखने और जवाब देने से पहले कटे हुए लहसुन का आखिरी टुकड़ा खाया। अगर उसने मुझे उकसाया नहीं होता, तो मैं उससे निपटने की जहमत नहीं उठाता। लेकिन अगर वह बिना किसी कारण के गलती ढूंढती है, तो मैं दूसरों को मुझे धमकाने नहीं दूंगी। जियान ए सही है। कुछ लोग मक्खियों की तरह होते हैं, भले ही आप उन्हें आकर्षित न करें, वे आपके चारों ओर भिनभिनाएंगे, जिया क्विंगहुआन ने कहा। दूसरी ओर जियान यी ने कैफेटेरिया से बाहर निकलते ही ली युनमेई से पूछा, जियो मेई, तुम जियान ए से इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम लोगों ने आज एक दूसरे को देखते ही लड़ना शुरू कर दिया। तुमने उसे मारा भी, हा। जियान ए का नाम सुनते ही ली युनमेई को अपने दिल में जकड़न महसूस हुई। उसने कहा, सिर्फ वह अकेली है?
क्या वह इस लायक भी है कि मैं उससे नफरत करूं? अधिक से अधिक। वह मुझे घृणित महसूस कराती है। जैसे ही वह बोली, ली युनमेई ने गहरी सांस ली और जियान यी की ओर देखा। यी, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। अब तुम जियान ए के साथ एक ही टेबल पर बैठे हो, इसलिए तुम अनिवार्य रूप से उसके साथ बातचीत करोगे। लेकिन मेरे शब्दों को याद रखो। तुम अभी यहाँ स्थानांतरित हुए हो। तुम उसे अभी तक नहीं जानते हो। उसकी माँ एक नाइट क्लब परिचारिका है। तुम्हें उससे दूर रहना होगा। कौन जानता है कि उसे कोई गंदी बीमारी है? सच में? जियान यी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह अपनी बाहों को रगड़ने और पूरे शरीर में रोंगटे खड़े होने से खुद को नहीं रोक सकी। ली युनमेई ने गंभीरता से सिर हिलाया। बेशक, इस बारे में हर कोई जानता है। बाकी लड़कियों ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यही हम सब जानते हैं। वर्ष भर के लगभग सभी छात्र जानते हैं कि जियान ए की माँ एक नाइट क्लब में काम करती है। मुझे लगता है कि यह याओची में है। यह एक प्रसिद्ध नाइट क्लब है। जियान यी ने अविश्वास में पलकें झपकाईं और बुदबुदाया। लेकिन जियान ए की उम्र के आधार पर उसकी माँ की उम्र 30 के आसपास होनी चाहिए। क्या वह इस उम्र में नाइट क्लब में उस उद्योग में हो सकती है? हाँ, यी, तुम बहुत भोली हो। ली युनमेई ने जियान यी को ऐसे देखा जैसे वह अनुभवी हो। मैं कई बार उन नाइट क्लबों में गया हूँ। वहाँ हर तरह की महिलाएं हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग 40 के पार भी हैं। 30 के दशक की तो बात ही छोड़ दें। ली युनमेई ने जानबूझकर अपने शब्दों से जियान यी का मार्गदर्शन नहीं किया। उसके दिल में जियान ए की माँ एक ऐसी व्यक्ति थी। जियान ए का परिवार गरीब और गंदा था। ऐसा विचार ली युनमेई के दिमाग में लंबे समय से था। हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। ऐसा लग रहा था कि जियान यी को अविश्वसनीय प्राप्त हुआ है जानकारी। वह हैरान दिखी और बुदबुदाई। जियान ए गोरी और साफ दिखती है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उसका उपनाम भी मेरे जैसा ही है। मैं उससे दोस्ती करना चाहती थी। आप केवल सतही तौर पर कैसे देख सकते हैं? अब आप जानते हैं कि मैं उसे क्यों पसंद नहीं करता, है ना? आपको उससे दूर रहना होगा, ली युनमेई ने जियान यी को याद दिलाया। जियान यी ने चुपचाप सिर हिलाया, जैसे कि वह भयभीत हो। दोपहर भर जियान यी इस मामले से थोड़ा विचलित था। वह कक्षा के दौरान सहज रूप से किनारे के करीब बैठी थी, जैसे कि जियान ए को कोई बीमारी हो। जियान ए को कोई परवाह नहीं थी। जियान यी के बारे में उसके पास कोई अन्य विचार नहीं था। इसके बजाय वह पूरी दोपहर कंपनी के बारे में सोचती रही। बाई झोउ कुशल थी और उसके कई संपर्क थे। वे शायद जल्द ही कंपनी की आंतरिक संरचना को भरने के लिए लोगों को भर्ती करने में सक्षम होंगे। इसलिए जियान ए सोच रहे थे कि पहला प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू किया जाए। दोपहर में स्कूल के बाद विभिन्न लग्जरी कारें हमेशा की तरह एयरजोन के बाहर खड़ी थीं। वे सभी यहाँ छात्रों को स्कूल से लेने आए थे। जियान यी ने ली युनमेई को अलविदा कहने के बाद वह सड़क के किनारे मर्सिडीज बेंज में बैठ गई। पीछे की सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उस आदमी की घनी भौहें और बड़ी बड़ी आंखें थीं। उनका रंग भी गोरा था। उसके चेहरे पर मल साफ हो गया था। उसके आधे लंबे बाल तेल से सने हुए थे और करीने से कंघी किए हुए थे। उसने सीधे कपड़े पहने हुए थे और सुंदर लग रहा था। अच्छे से सिले गए काले सूट के नीचे उनका फिगर बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा था। अधेड़ उम्र के आदमी का कोई पता नहीं चला। पापा। कार में बैठते ही जियान यी ने खुद को उस आदमी की बाहों में फेंक दिया और उसे बुलाया। यह व्यक्ति
कोई और नहीं बल्कि बैयून शहर के शीर्ष निगमों में से एक जियान समूह के सीईओ जियान चांगशेंग थे। जब जियान चांगशेंग ने अपनी बेटी को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और जियान यी के कंधे को थपथपाया। ये कैसा था यी? क्या आप स्कूल के पहले दिन के आदी हैं? जियान यी ने जियान चांगशेंग की बाहों से अपना सिर उठाया। उसने सिर हिलाया और फिर सिर हिलाया। जियान चांगशेंग ने भौहें चढ़ा लीं। क्या हुआ? क्या किसी बात ने आपको परेशान किया? वास्तव में नहीं, जियान यी ने चिल्लाकर आह भरी। मैं सीटें बदलना चाहता हूँ। जियान चांगशेंग मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसकी आंखें प्रेम से भर आईं। मुझे लगा कि किसी चीज़ ने मेरी अनमोल बेटी को दुखी कर दिया है। ये पता चला है कि उसे अपने नए टेबलमेट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं मिल रहा था। जियान यी को लगा कि यह कहना मुश्किल है। इसके बारे में सोचकर ही वह असहज महसूस करने लगी। वह केवल जियान चांगशेंग का हाथ हिलाकर कह सकी, पिताजी, शिक्षक से मेरी सीट बदलने के लिए कहो। ठीक है, ठीक है। जियान चांगशेंग शुरू से ही अपनी बेटी से प्यार करता था, इसलिए वह उसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके पास सिर हिलाकर सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं आज रात प्रिंसिपल सन को फ़ोन करूंगा और उनसे इसकी व्यवस्था करने के लिए कहूंगा। जियान यी मुस्कुराया। धन्यवाद पिताजी। जियान चांगशेंग मुस्कुराए और जियान यी के सिर को धीरे से थपथपाया। उसने एयरजोंग के गेट की ओर देखा और ड्राइवर से कहा, ड्राइव, ओल्ड झांग। जब जियान स्कूल से घर आया तो घर पर कोई नहीं था। पिछले कुछ दिनों से उनकी मां नए घर के नवीनीकरण में व्यस्त थीं। वह दिन के दौरान घर पर नहीं थी, जबकि उसका भाई अपना अधिकांश खाली समय बार में बिताता था। चूंकि उसने अभी अभी डेटिंग शुरू की थी, इसलिए जियान के लिए उसे देखना आसान नहीं था। जैसे ही उसने धक्का देकर दरवाजा खोला, जियान फिर से चौंक गई। उसका बिस्तर विभिन्न ब्रांडों के शॉपिंग बैग से भरा हुआ था। जियान ने चुपके से अपना माथा पकड़ लिया। बिना सोचे समझे वह जानती थी कि यह कुछ ऐसा था जो बाई झोउ ने किया था। इस बार उन्होंने निम्नलिखित शब्दों के साथ एक नोट भी छोड़ा। संप्रदाय मास्टर, मैंने आपके लिए कुछ कपड़े खरीदने की स्वतंत्रता ली। कृपया उन्हें स्वीकार करें। जियान ने अपनी आंखें घुमाईं। वह जानता था कि यह निर्णय उसने स्वयं लिया है। उसने फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कॉल तुरंत उठाया गया और बाई झोउ की आवाज़ सुनी जा सकती थी। संप्रदाय मास्टर, क्या कपड़े फिट हैं? जियान ने शॉपिंग बैग में कपड़ों को देखा और कहा, क्या आप भविष्य में मेरे लिए कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे बात कर सकते हैं? बाई झोउ ने सोचा कि उसने नाराज कर दिया है। जियान ने तो उसने जल्दी से कहा, मुझे क्षमा करें संप्रदाय मास्टर, मैं अगली बार ध्यान दूंगा। ये सिर्फ आपके कपड़े हैं। जियान ने हंसते हुए कहा, आपको खेद नहीं होना चाहिए। मेरा इरादा आपको दोष देने का नहीं है। मुझे पता है कि आप मेरे पहनावे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या आप अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं? मैंने अब शाम के गाउन के 3 सेट देखे हैं। आपने उन्हें क्यों खरीदा? जियान मदद नहीं कर सका लेकिन शिकायत कर सका। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि शाम के गाउन उपयोगी थे या नहीं, लेकिन बाई झोउ ने उन औपचारिक प्रकारों को खरीदा था। वह हेम से फर्श साफ कर सकती थी। वह रेड कारपेट पर नहीं चलने वाली थी, इसलिए ये पूरी तरह से पैसे की बर्बादी थी। बस, बाई झोउ ने धीरे से कहने से पहले एक पल के लिए सोचा। बस मामले में, जियान ने इसे भूल जाओ, वह उन्हें पहले ही खरीद चुका था। जियान को पता था कि बाई झोउ उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी। इसके अलावा
वह अपने पिछले जीवन में एक करियर महिला थी, इसलिए वह अभी भी इन ब्रांडों को स्वीकार कर सकती थी, विशेष रूप से अपने पुनर्जन्म के बाद। जिया ने उस समय कांपने से खुद को नहीं रोक सकी जब उसने अपनी अलमारी में उन शैलियों को देखा जो उसे पसंद थीं जब वह छोटी थी। किशोरावस्था के दौरान उसे अपने सौंदर्य शास्त्र पर भी संदेह होने लगा। बाई झोउ ने अचानक गंभीरता से अपनी आवाज में कहा, संप्रदाय मास्टर, मुझे आपको कुछ बताना है। जिया ने रुककर पूछा, यह क्या है? शनिवार को जमीन की नीलामी है। मुझे प्रवेश टिकट मिला है। क्या आप जाना चाहते हैं? बाई झोउ ने पूछा। हाँ, जियान बिना सोचे समझे सहमत हो गया। फिर उसने पूछा, ये किस पैमाने की नीलामी है? क्या आपने आसपास पूछा है? चिंता मत करो, संप्रदाय मास्टर, यह इस बार एक सरकारी संगठन का है। इसका मुख्य लक्ष्य वानबाओ जिले में भूमि के कुछ परित्यक्त भूखंडों का पुनर्निर्माण करना है। हालांकि जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते, हमें उन भूखंडों का विवरण नहीं पता चलेगा, बाई झोउ ने कहा। ठीक है, चलो शनिवार को एक साथ चलते हैं, जियान ने कहा। फोन रखने के बाद जियान को इन कपड़ों को साफ करना पड़ा। 3 अतिरंजित शाम के गाउन को छोड़कर बाकी कपड़े जियान की पसंद के अनुरूप थे। वहाँ कैजुअल कपड़े, डेनिम कपड़े और कुछ बहुत अच्छी दिखने वाली पोशाकें थीं। कपड़ों के अलावा कंगन, हार और जूते भी थे। ये सभी चीजें अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड थीं। जियान ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि उनकी कीमत लगभग कुछ लाख युआन थी। कार्टियर के सीमित संस्करण के हार में से एक की कीमत लगभग 1 लाख युआन थी। घर में अलमारी बड़ी नहीं थी, इसलिए जियान को एक भंडारण बॉक्स ढूंढना पड़ा और कुछ कपड़े रखने पड़े जिन्हें उसने दोबारा पहनने की योजना नहीं बनाई थी। तभी वह अनिच्छा से ही सही दर्जनों नए कपड़े अलमारी में रख सकी। दूसरी तरफ बाई झोउ फोन काटने के बाद आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। एक युवक, जो एक नौकर की तरह लग रहा था, ने बाई झोउ को ताज़ी बनी कॉफ़ी का एक कप दिया और ध्यान से पूछा, भगवान पैगंबर, क्या संप्रदाय के गुरु नाराज हैं? बाई झोउ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। सौभाग्य से नहीं। जैसे ही वह बोला, उसने बाई झोउ को खड़ा देखा। थोड़े विशाल लिविंग रूम में फर्श से छत तक एक विशाल खिड़की थी। बाई झोउ खिड़की के पास गई और वहीं खड़ी हो गई। इस समय बैयून शहर का दृश्य उसके सामने अबाधित था। उन्होंने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, मैं प्रदर्शन करने के लिए इतना उत्सुक था कि मैंने संप्रदाय मास्टर को लगभग दुखी कर दिया। युवक हाथ में कॉफ़ी लेकर बाई झोउ के पीछे चला गया। वह थोड़ा झुका और आदरपूर्वक कहा, प्रभु पैगंबर, आपको इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब आप संप्रदाय के गुरु के बाद एकमात्र व्यक्ति हैं, और बहुत सी चीजें हैं जो केवल आप ही कर सकते हैं। वर्तमान में आप संप्रदाय के गुरु के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपको प्रदर्शन करने का मौका न मिलने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब बाई झोउ ने ये सुना, तो वह खुश नहीं हो सका। 12 रक्षकों में मैं सबसे कमजोर हूँ। हालांकि मैं अब संप्रदाय मास्टर के साथ हूँ। अगर भविष्य में अन्य लोग संप्रदाय मास्टर के पक्ष में लौटते हैं, तो मुझे डर है कि मैं तब किसी काम का नहीं रहूँगा। हालांकि संप्रदाय के गुरु को समझना भगवान पैगंबर की क्षमता है। अन्य स्वामी चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, आपके बिना वे संप्रदाय के गुरु को नहीं ढूंढ पाएंगे। युवक ने बाई झोउ को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन बाई झोउ ने केवल उदासीनता से अपना सिर हिलाया। ठीक है, ची यांग, मैं ठीक हूँ। जिन लोगों को मैंने राजधानी से स्थानांतरित किया है वे आज रात यहाँ होंगे। उन्हें उठाने में मेरी मदद करना याद रखें। हाँ प्रभु।
ची यांग ने अपना सिर नीचे किया और ठंडी कॉफी का कप लेकर पीछे हट गया। रात में याओची नाइट क्लब का कारोबार फल-फूल रहा था। तीसरी मंजिल पर वीआईपी कमरे में सूट पहने पुरुषों का एक समूह एक दूसरे के गिलास ले रहा था और खुशी से शराब पी रहा था। इसी वक्त वीआईपी रूम का दरवाजा खुला। 20 से अधिक सेक्सी और सुंदर लड़कियां लाइन में चलीं। जनसंपर्क प्रबंधक सिस्टर जिया ने तुरंत अभिवादन किया। बॉस वांग, मैंने आज आपके लिए सभी अच्छी चीजें छोड़ी हैं। जल्दी से हमारी लड़कियों को देखो, वे सभी सुंदर हैं। बॉस वांग नामक व्यक्ति एक मोटा आदमी था और याओची का नियमित ग्राहक था। वह नियमों को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह तुरंत मुस्कुराया और सूट पहने दूसरे व्यक्ति से कहा, मैं आज मौज मस्ती करने के लिए चेयरमैन जियान को यहाँ लाया हूँ। अध्यक्ष जियान, समारोह में खड़े न हों, आप पहले चुन सकते हैं, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा कि याओची जी ग्रुप का नाइट क्लब है। यहाँ आप लड़कियों को सिर्फ देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। हाँ, चेयरमैन जियान नामक व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियान समूह के अध्यक्ष जियान चांगशेंग थे। जियान चांगशेंग ने ये सुनकर केवल मुस्कुराया। वह कई वर्षों से व्यवसाय में थे, इसलिए जियान चांगशेंग स्वाभाविक रूप से ऐसी जगह से परिचित थे। हालांकि उन्होंने याओची के बारे में लंबे समय से सुना था, लेकिन यह उनका पहली बार यहाँ आना था। हालांकि जब व्यापार भागीदारों को मनोरंजन के लिए ऐसे स्थान पर आमंत्रित किया जाता था, तो उनके साथ कुछ सुंदर लड़कियों को ढूंढना एक निश्चित एजेंडा था। हालांकि जियान चांगशेंग ने एक सभ्य जीवन जिया। उन्हें वैसा ही करना पड़ा जैसा कि रोमनों ने किया था ताकि उनका उत्साह कम न हो जाए। उनमें से प्रत्येक ने 2 अनुरक्षकों को चुना जो देखने में आकर्षक लगते थे। याओची के अनुरक्षक न केवल सुंदर थे, बल्कि वे बहुप्रतिभाशाली भी थे। चाहे वह गाना हो या पासा खेलना, ऐसा कुछ नहीं था जो वे नहीं कर सकते थे। इस समय बॉस वांग ने सुझाव दिया कि सभी लोग अपना चश्मा उठाएं और टोस्ट करें। जियान चांगशेंग के पास वह अपनी बियर बेली के साथ खड़ा हुआ और बोला, चेयरमैन जियान, हम कई वर्षों से व्यवसाय में एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने आपसे मौज मस्ती करने के लिए कहा है। वर्षों से मेरी निर्माण सामग्री कंपनी एक विशाल पर्वत जियान समूह के संरक्षण में रही है। मैं जियान समूह और आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष जियान, आइए मैं आपको एक टोस्ट देता हूँ। जैसे ही वह बोला, बॉस वांग ने अपना सिर झुकाया और अपने गिलास में शराब खत्म कर दी। अन्य लोग चिल्लाए, भले ही वे जियान चांगशेंग को जानते हों या नहीं, वे सभी आज जियान समूह के साथ जुड़ना चाहते थे। उन्होंने जल्दी ही अपनी शराब खत्म कर ली। ये देखकर जियान चांगशेंग ने केवल विनम्रता से अपना हाथ हिलाया। बॉस वांग, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारा जियान समूह केवल आपकी कंपनी की निर्माण सामग्री का उपयोग करने का साहस करता है क्योंकि गुणवत्ता अच्छी है और आप ईमानदार हैं। यह एक जीत-जीत की स्थिति है। मुझे आपकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पैसा कमाना है, तो हम इसे एक साथ कमा सकते हैं। मैं अपना गिलास भी खत्म कर दूंगा। जियान चांगशेंग ने एक घूंट में अपनी वाइन खत्म कर दी, जिससे बॉस वांग को मुंह की खानी पड़ी। ये देखकर सभी ने खुशी मनाई और तालियां बजाईं और चेयरमैन जियान की सराहना की। बॉस वांग पहले से ही थोड़ा नशे में था, इसलिए जब जियान चांगशेंग ने उसका सामना किया तो वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। उसने अचानक अपना हाथ लहराया और अपने बगल वाले एस्कॉर्ट पर चिल्लाया, मैं आज खुश हूँ, मुझे एक ग्रैंड स्लैम दो। प्रतिक्रिया देने से पहले महिला एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह आश्चर्यचकित भी थी और प्रसन्न भी। वह तुरंत खड़ी हुई और बोली, ठीक है,
बॉस वांग, मैं अभी इसकी व्यवस्था करूंगा। तथाकथित ग्रैंड स्लैम याओची क्लब का सबसे शानदार वाइन पैकेज था। इसमें 6 बोतलें बेहतरीन रेड वाइन और 12 बोतलें बेहतरीन विदेशी वाइन शामिल थीं। कुछ शीतल पेय भी थे और पैकेज की कीमत 880,000 युआन तक थी। अकेले ग्रैंड स्लैम के इस ऑर्डर से एस्कॉर्ट 10,000 युआन तक कमा सकता था। याओची की पहली मंजिल पर हॉल में वांग युनमेई थे। एक महिला का सूट पहनना और अपने सहायक को कुछ समझाना। उसने दस्तावेज को एक हाथ में पकड़ा और जल्दी से उसे देखा। फिर उसने गंभीर भाव से अपने सहायक से कहा, चलो इन 2 प्रकार की बियर को अधिक न लें, वे अच्छी तरह से नहीं बिक रही हैं। साथ ही एक ग्राहक ने कहा कि यह रेड वाइन खट्टी है और सस्ती नहीं है। आइए इसके लिए भी आपूर्ति में कटौती करें। सहायक ने सिर हिलाया और इसे नोट कर लिया। फिर उन्होंने पूछा, प्रबंधक वांग, बार ने उल्लेख किया है कि अगला सीजन जल्द ही आ रहा है। क्या हमें अगले सीजन के फलों की थाली में ड्यूरियन जोड़ना चाहिए? वांग युनमेई ने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, स्वाद बहुत तेज है। हमारे अधिकांश कमरे बंद हैं। हम इतने तेज स्वाद वाले फलों का उपयोग नहीं कर सकते। फलों की थाली का मानक पर्याप्त ऊंचा नहीं होगा। आपको क्या लगता है हमें इसकी जगह क्या लेना चाहिए? सहायक ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए पूछा। वांग युनमेई ने आह भरी और एक पल के लिए सोचा। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। ताइवान से चेरी और कटहल का उपयोग करें। सहायक ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैनेजर वांग। फिर सहायक ने कुछ और सोचा और तुरंत कहा, ओह, ठीक है, प्रबंधक वांग। इस वर्ष के लिए स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की गई है। आप इस सप्ताह के बारे में क्या सोचते हैं? वांग युनमेई ने सिर हिलाया। ठीक है, जियो लियू को इस मामले को संभालने दीजिए। मुझे याद है कि उन्होंने पिछले साल भी इसकी व्यवस्था की थी। जब वे बात कर रहे थे, सफ़ेद सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। जब उस आदमी ने वांग युनमेई को देखा, तो वह मुस्कुराया और तेजी से उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। ओह, महाप्रबंधक वांग, बहुत दिनों से नहीं मिले। उस व्यक्ति का उपनाम चांग था। वह दूसरे शहर की एक कोयला कंपनी का बॉस था और वांग युनमेई का नियमित ग्राहक भी था। अतीत में, जब वांग युनमेई अभी भी एस्कॉर्ट थे, बॉस चांग हमेशा वांग युनमेई को अपने साथ चलने के लिए कहते थे। हालांकि वांग युनमेई की स्थिति अब अलग थी। वह याओची की महाप्रबंधक थी और पूरे नाइट क्लब में उसका अंतिम निर्णय था। बॉस चांग का तो जिक्र ही नहीं, बल्कि अन्य ग्राहकों को भी वांग युनमेई को देखकर विनम्र होना पड़ा। जब वांग युनमेई ने बॉस चांग को देखा, तो उसका चेहरा खिल उठा। वह तेजी से उसके पास गई। बॉस चांग, काफी समय हो गया है। क्यों? क्या आप बैयुन में फिर से एक व्यापारिक यात्रा के लिए यहाँ हैं? बॉस चांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। व्यावसायिक यात्रा एक छोटी सी बात है। मैनेजर वांग को देखे हुए काफी समय हो गया है। मुझे आपसे मिलने का कोई कारण ढूंढना होगा। वांग युनमेई ने बॉस चांग के साथ कम से कम 20 बार शराब पी थी। वह बॉस चांग को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इस व्यक्ति में किसी अमीर व्यक्ति जैसी छवि नहीं थी और यह बहुत ही विनोदी स्वभाव का था। उसे मजाक करना पसंद था, लेकिन उसने कभी भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने वाला कोई काम नहीं किया था। वांग युनमेई ने अपना सिर हिलाया और हंसे। उसने बॉस चांग को अंदर बुलाया और कहा, मुझे अब और मत छेड़ो। अंदर जाओ और मजे करो। जब मैं खाली हो जाऊंगी, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें टोस्ट दूंगी। बॉस चांग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। जैसे ही उसने बॉस चांग को बसाया, उसने जनसंपर्क प्रबंधक सिस्टर जिया को दौड़ते हुए देखा।
सिस्टर जिया प्रसन्न दिख रही थी। जब वह करीब आए तो उसने कहा, सिस्टर मेई, 333 के बॉस वांग ने अभी ग्रैंड स्लैम का ऑर्डर दिया है। कृपया जाएं और टोस्ट बनाएं। याओची में इसे एक अलिखित नियम माना जाता था। यदि कोई ग्राहक ग्रैंड स्लैम का ऑर्डर देता है तो नाइट क्लब के महाप्रबंधक को टोस्ट का प्रस्ताव देने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाना होगा। वांग युनमेई ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। याओची में आने वाले लोग या तो अमीर थे या कुलीन थे, और अक्सर ऐसे लोग भी होते थे जो ग्रैंड स्लैम का ऑर्डर देते थे। वांग युनमेई, जिसने याओची में 12 वर्षों तक काम किया था, पहले से ही ऐसी चीजों की आदी थी, इसलिए उसने तुरंत सिर हिलाया। कमरे में माहौल गर्म था। बॉस वांग, जियान चांगशिंग और बाकी सभी नशे में थे। इस समय सिस्टर जिया ने बाहर से धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। मालिकों, अपनी उपस्थिति से हमारे याओची क्लब की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद। हमारी सिस्टर मेई विशेष रूप से आपको टोस्ट का प्रस्ताव देने आई थीं। जैसे ही सिस्टर जिया ने बात की, वांग युनमेई एक उच्च पोनीटेल के साथ एक पेशेवर महिला सूट में निजी कमरे में चली गईं। जब से वांग युनमेई ने ड्रिंक मेकअप के लिए लोगों के साथ जाना बंद कर दिया, उसके चेहरे का रंग काफी फीका पड़ गया था। हालांकि उनकी अच्छी त्वचा के कारण वह बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लगती थीं। कमरे में रोशनी अस्पष्ट थी और एक गर्म लाल रंग वांग युनमेई के चेहरे पर पड़ा, जिससे वह और भी आकर्षक लग रही थी। ओह, जियो मेई। बॉस वांग याओची का नियमित ग्राहक था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से वांग युनमेई को पहचान लिया। हालांकि वांग युनमेई को पहले ही प्रबंधक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया था, फिर भी कई नियमित ग्राहकों ने उन्हें संबोधित करने का अपना तरीका नहीं बदला। इसलिए जब उन्होंने वांग युनमेई को देखा, तब भी वे उसे जियो मेई कहकर बुलाते थे। वांग युनमेई को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। बॉस वांग, आज आप बहुत उत्साहित हैं। आप कल ही आए थे। बॉस वांग ने हंसते हुए जियान चांगशिंग को सोफे से ऊपर खींच लिया। इसके बाद उन्होंने उसे वांग युनमेई से मिलवाया। मीजी, मैंने आज यहाँ अपने सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस पार्टनर को आमंत्रित किया है। आइए मैं आपको जियान समूह के अध्यक्ष जियान चांगशिंग, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, से मिलवाता हूँ। इस समय वांग युनमेई जमीन पर टिके हुए खड़े थे। उसने अपने सामने सूट पहने आदमी को देखा और क्षण भर के लिए अचेत हो गई। वह नहीं बता सकी कि यह सपना था या हकीकत। उसने उन दोनों के पुनर्मिलन के लगभग 10,000 दृश्यों की कल्पना की थी, लेकिन उसे ऐसे माहौल में होने की उम्मीद नहीं थी। उसकी याद में जियान चांगशिंग साफ सुथरा और परिष्कृत था, एक भी बाल जगह से बाहर नहीं था। वांग युनमेई के सामने खड़े होकर वह अभी भी सीधा और पतला, लंबा और सुंदर था, यहाँ तक कि उसके चेहरे की रूपरेखा भी नहीं बदली थी। उनका वजन न तो बढ़ा और न ही घटा। इस समय जियान चांगशिंग की नज़र में वांग युनमेई अलग थे। उस समय वांग युनमेई शुद्ध और आकर्षक थे। जब वह मुस्कुराती थी तो वह परी की तरह चमकती थी। उसने दुनिया के सभी खूबसूरत शब्दों पर कब्जा कर लिया था और उसके दिल में वह एक देवदूत की तरह थी। वर्तमान में वांग युनमेई ने काले रंग का टाइट फिटिंग महिला सूट पहना हुआ था। उसकी ऊंची पोनीटेल में एक उग्र और दृढ़ आभा थी। हालांकि वह अभी भी सुंदर थी, उसका पहले का शुद्ध और जीवंत रूप बहुत पहले ही गायब हो चुका था। तभी जियान चांगशिंग जाग गया। उसे गए हुए 14 वर्ष हो गए थे। अब जब वे दोबारा मिले तो चीजें पहले से ही बदल गईं। वांग युनमेई शांत होने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके चेहरे का सदमा एक पल में गायब हो गया। उसने पूरी तरह से अपरिचित स्वर में जियान चांगशिंग का अभिवादन किया। हेलो,
अध्यक्ष जियान, मैं याओची क्लब की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ आपके लिए एक टोस्ट है। वांग युनमेई ने शुद्ध विस्की का एक गिलास पी लिया। जियान चांगशेंग नहीं हिला, वह बस बिना पलक झपकाए वांग युनमेई को देखता रहा, जैसे कि वह उसके भेष और उसकी ताकत को देखना चाहता हो। चांगशेंग, जियोमेई तुम्हें टोस्ट कर रही है। ये देखकर कि जियान चांगशेंग का ध्यान भटक गया था, बॉस वांग ने तुरंत उसे धक्का दे दिया। तभी जियान चांगशेंग को होश आया। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसने वांग युनमेई को गहराई से देखा और उसने अपने गिलास में शराब पी ली। वांग युनमेई ने अब जियान चांगशेंग की ओर नहीं देखा। इसके बजाय उसने अपना गिलास उठाया और बॉस वांग को टोस्ट किया। फिर उसने कहा, बॉस वांग, मजे करो, मुझे कुछ करना है, इसलिए मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। इतना कहने के बाद वांग युनमेई पीछे मुड़े और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, वांग युनमेई ने दीवार पकड़ ली और घबराहट में भाग गया। वह एक ही सांस में बाथरूम में भाग गई। उसने स्टॉल का दरवाज़ा बंद कर दिया। वांग युनमेई को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी ताकत उसके शरीर से बाहर निकल रही है। वह दीवार के सहारे झुक गई और धीरे धीरे नीचे सरक गई। अंत में वह शक्तिहीन होकर भूमि पर बैठ गई। जब वांग युनमेई को अपने गाल पर गर्माहट महसूस हुई तो वह सदमे में आ गई। उसने जल्दी से इसे मिटा दिया। इतने वर्षों में केवल एक बार उसने इस कमीने व्यक्ति के कारण आंसू बहाए थे। वांग युनमेई को बेकार होने के कारण खुद से नफरत थी। थोड़ी देर के बाद वांग युनमेई आखिरकार शांत हो गए। उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और सिंक पर अपना चेहरा धोया। हालांकि जियान चांगशेंग पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। गुसलखाना। वांग युनमेई के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और वह फिर से छिपना चाहती थी, लेकिन जियान चांगशेंग ने उसे पकड़ लिया। मीजी, जियान चांगशेंग ने चिल्लाकर कहा। उसने उसे उसके सामान्य नाम से बुलाया। वांग युनमेई उसकी ओर पीठ करके रुक गई। उसकी पतली पीठ कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जियान चांगशेंग की आंखों में दर्द का एक निशान दिखाई दिया, लेकिन वह जाने नहीं देना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसने एक वाक्य कहा, आप इतने वर्षों से कैसे हैं? एक पल में वांग युनमेई के दिल में उसके लिए नफरत उमड़ पड़ी। उसने जियान चांगशेंग का हाथ दूर फेंक दिया और ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखने लगी। उसने बेहद ठंडे स्वर में कहा, इससे आपका क्या लेना देना है? वांग युनमेई की नज़र ठंडी थी और उसने अपनी आंखों में नफरत को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। इस तरह के दृढ़ रवैये ने जियान चांगशेंग के दिल पर वार कर दिया। हालांकि उसे दोषी महसूस हुआ। वह जानता था कि मीजी को उससे नफरत करनी चाहिए और उसे भी उससे नफरत करनी थी। जियान चांगशेंग ने अपना हाथ उठाया, लेकिन वांग युनमेई को छूने की हिम्मत नहीं की। वह बहुत दर्द में था, लेकिन वह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या जियो यू ठीक है? वह बच्चा, क्या तुमने उसे जन्म दिया था? क्या वह लड़का था या लड़की? भले ही जियान चांगशेंग को पता था कि उसने वांग युनमेई को निराश कर दिया है, फिर भी उसने स्पष्ट रूप से उसकी ओर देखा। वह चाहता था कि उसे पता चले कि वह वास्तव में उसके और बच्चों के बारे में चिंतित है। हालांकि वांग युनमेई के दिल में ये सब बेहद हास्यास्पद था। ये केवल पाखंडी और घृणित था। अपनी घृणित दया दूर करो, मैं उल्टी करना चाहता हूँ। वांग युनमेई ने अपना सिर उठाया और जियान चांगशेंग की ओर उदासीनता से देखा। जब मैं गर्भवती हो गई और फिर आपने हमें बच्चों को छोड़ दिया और मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं रहा, मीजी, मेरी अपनी कठिनाइयाँ हैं। जियान चांगशेंग चिंतित दिख रहे थे और उन्हें ये कहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था,
मैं नहीं चाहता कि आप मुझे माफ़ करें, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे समझते हैं। आप उस समय मेरी स्थिति जानते हैं, और मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आप फिर भी चले गए। वांग युनमेई ने जियान चांगशेंग को बेरहमी से रोका और उसके देखने के लिए उसके घाव को फाड़ दिया। जब मैं जियो से गर्भवती थी तो आपने मुझे छोड़ दिया, और आपने जियो यू और अपनी अजन्मी बेटी को भी छोड़ दिया। जियान चांगशेंग, आप इंसान नहीं हैं। आपकी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? 14 साल हो गए, आपने कभी इन दोनों बच्चों के बारे में नहीं पूछा। अगर हम आज संयोग से नहीं मिले होते, तो क्या आप भूल गए होते कि आपके जियान परिवार के 2 बच्चे बाहर घूम रहे थे? वांग युनमेई का स्वर उदासीन था, और उसकी भावनाओं में व्यवहारिक रूप से कोई उतार चढ़ाव नहीं था। हालांकि, जितना अधिक उसने इस तरह से व्यवहार किया, इसका मतलब उतना ही अधिक था कि उसका दिल इस समय मृत राख की तरह महसूस हो रहा था। वह अपने सामने वाले व्यक्ति के प्रति थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं जुटा सकी। मीजी, मुझे क्षमा करें। जियान चांगशेंग की आंखें लाल हो गईं, जब उसने सोचा कि इतने वर्षों में उस पर और बच्चों पर क्या गुजरी होगी, तो जियान चांगशेंग का दिल मांस की चक्की की तरह दुखने लगा। उसने अपने दांत पीस लिए और धीमी आवाज में कहा, मैं आपसे यह नहीं मांग रहा हूं कि आप मुझे माफ कर दें। मैं सिर्फ यह आशा करता हूं कि आप मुझे अपने और बच्चों की भरपाई करने का मौका दे सकते हैं। ठीक है? हाँ। वांग युनमेई ने अचानक ऐसे व्यंग्य किया मानो उसने कोई हास्यास्पद बात सुनी हो। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और जियान चांगशेंग की ओर देखा। इसकी भरपाई करो, भले ही तुम अपनी हड्डियां जला दो और अपनी राख बिखेर दो। फिर भी तुम उन कठिनाइयों की भरपाई नहीं कर पाओगे जो हम तीनों ने पिछले 14 वर्षों से झेली हैं। जियान चांगशेंग, जल्दी से अपना पाखंडी रूप दूर करो। मैं, वांग युनमेई, अब पहले वाली अज्ञानी लड़की नहीं हूँ। कुछ लोग पहले से ही अपने जीवन में एक बार इस पर विश्वास करके दिल का दर्द महसूस करते हैं। यदि आप अभी भी एक पुरुष हैं, तो आपको मेरी दृष्टि से पूरी तरह से गायब हो जाना चाहिए और फिर कभी मेरे सामने नहीं आना चाहिए। जीवन, मीजी, मैं, दफा हो जाओ। वांग युनमेई ने जियान चांगशेंग को बाधित किया। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। जियान चांगशेंग के चेहरे पर दर्द भरे भाव थे, लेकिन जब उन्होंने वांग युनमेई का दृढ़ संकल्प देखा, तो वह कुछ नहीं कह सके। अंत में, जियान चांगशेंग ने कुछ कहने की इच्छा को दबा दिया और जाने के लिए मुड़ गया। वांग युनमेई ने उसकी लंबाई को देखा, सीधे वापस आया और अंधकार का एक निशान महसूस हुआ। हालांकि, वह उदासीन थी, ठीक उसी तरह जब जियान चांगशेंग वापस चला गया था। उसकी पीठ न तो दास थी और न ही दबंग थी। हालांकि वह रोई और उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी ओर से एक भी अनिच्छुक नज़र नहीं डाली। बूम! बाहर अचानक गड़गड़ाहट होने लगी। कुछ देर बाद ही भारी बारिश होने लगी। बैयून शहर ने इस वर्ष वसंत की पहली बारिश का स्वागत किया। अगले दिन, बैयून शहर बारिश के बाद एक ताज़ा खुशबू से भर गया। हवा में नमी थी और लोग सुबह सुबह तरोताजा महसूस कर रहे थे। जब जियान उठे, तो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता पहले से ही रखा हुआ था। हालांकि उनके परिवार का नाश्ते का स्टॉल बंद था, फिर भी उनकी माँ उनके लिए नाश्ता तैयार करने के लिए हर सुबह जल्दी उठती थीं। धोने के बाद, जियान खाने की मेज पर बैठ गया। वांग युनमेई दलिया का कटोरा लेकर रसोई से बाहर आए। जियान ने ऊपर देखा और देखा कि उसकी माँ की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। माँ, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आप इतनी बुरी क्यों दिखती हैं? जियान ने चिंता से पूछा। हालांकि उसकी माँ को अतीत में कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं, लेकिन वह हमेशा चमकती रही।
उसकी त्वचा साफ और चमकीली थी और उसकी आंखें जीवंत थीं। हालांकि इस समय वांग युनमेई की आंखें थोड़ी धंसी हुई थीं। उनकी आंखों के नीचे काले घेरों को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। वह उच्च उत्साह में नहीं थी और उसकी आंखें फोकसहीन और थोड़ी चकित थीं। जब उसने जियान ए की बातें सुनी तो वह जवाब देने से पहले एक पल के लिए भी धीमी रही। माँ ठीक है, कल रात गड़गड़ाहट के कारण मुझे ठीक से नींद नहीं आई। जियान ए ने भौहें चढ़ा दीं। उसकी माँ की पिछले जन्म में कैंसर से मृत्यु हो गई थी, इसलिए जियान ए अब और भी अधिक चिंतित थी। जब भी उसकी माँ की मानसिक स्थिति में कोई असामान्यता आती तो वह सहज ही घबरा जाती और चिंतित हो जाती। इसके अलावा इस जीवनकाल की गति उसके पिछले जीवन से बिल्कुल अलग थी। जियान ए को नहीं पता था कि क्या उसकी माँ अभी भी लीवर कैंसर से पीड़ित होगी। उसे केवल इस बात का डर था कि उसकी माँ की बीमारी को सामने ला दिया जाएगा। ये कुछ ऐसा था जिसे वह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकती थी। इस विचार को मन में रखते हुए जियान ए ने वांग युनमेई से कहा, माँ, मैं हाल ही में बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। शारीरिक परीक्षण के लिए मेरे साथ अस्पताल चलो। जियान ए ने अपनी माँ को अस्पताल लाने के लिए दूसरा रास्ता चुना। तभी उसकी माँ किसी और बात पर विचार नहीं करेगी, जैसा कि अपेक्षित था। जब वांग युनमेई ने सुना कि उनकी बेटी अस्वस्थ है तो वह जल्दी से जियान ए के पास बैठ गईं। क्या हुआ जियो ए? क्या पानी में गिरने के बाद भी कोई प्रभाव रहता है? हो सकता है। मुझे अक्सर सिरदर्द रहता है। मुझे अस्पताल जाकर जांच कराने में अधिक सहजता महसूस होती है। जियान ए ने लापरवाही से झूठ बोला। फिर दोपहर के भोजन के बाद माँ आपके साथ चेकअप के लिए अस्पताल जाएंगी। चलो सुबह स्कूल से छुट्टी ले लेंगे। जियान ए के स्वास्थ्य को लेकर वांग युनमेई सबसे अधिक चिंतित थे, विशेष रूप से पिछली बार पानी में गिरने के बाद। वांग युनमेई कुछ दिनों तक घबराई हुई थी। उसे डर था कि जियान ए लंबे समय तक रहने वाले प्रभावों से पीड़ित रहेगी। अपनी माँ की घबराहट भरी अभिव्यक्ति को देखकर जियान ए को दोषी महसूस हुआ, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह किसी अन्य कारण के बारे में नहीं सोच सकती थी कि उसकी माँ अपनी मर्जी से अस्पताल क्यों जाएगी। जब तक उसे अपनी माँ की स्वास्थ्य स्थिति का पता नहीं चल जाता, उसे चैन नहीं आता था। बइयुन शहर का चौथा अस्पताल जोंगलू जिले के केंद्र में स्थित था। ये जियान ए के घर के सबसे नज़दीक सबसे बड़ा अस्पताल था। जियान ए को पिछली बार इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पंजीकरण कार्यालय में जियान ए ने वांग युनमेई से कहा, माँ, चूंकि आप यहाँ हैं, आपको एक शारीरिक परीक्षा भी करानी चाहिए। वांग युनमेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और फिर मुस्कुराकर अपना हाथ हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं है, माँ का स्वास्थ्य ठीक है। इसके अलावा कंपनी हाल ही में कर्मचारियों के लिए शारीरिक परीक्षण कराने की व्यवस्था कर रही है। माँ बाद में ऐसा करेगी। जियान ए के लिए वांग युनमेई को अस्पताल तक खींचना आसान नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आसानी से हार नहीं मान सकती थी। उसने तुरंत कहा, माँ, मुझे हमेशा आपके स्वास्थ्य की चिंता रहती है। आप इन वर्षों में बहुत कड़ी मेहनत कर रही हैं और आप अक्सर शराब पीने के लिए देर तक जागते हैं। मुझे लंबे समय से डर है कि आपका शरीर अतिभारित हो जाएगा। मेरी बात सुनो और मेरे साथ चेकअप करो। अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं सहज महसूस करूंगा। जियान ए एक बेटी की तरह थी जो अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थी। उसने जो कुछ भी कहा वह वही था जो वह सोच रही थी। जियान ए को तभी राहत महसूस हुई जब उसने नतीजे देखे।